अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको भी आपने याद कर लिया होगा। और अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 9 और उसमें टॉपिक है जी एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। एरर एंड अनसर्टेनिटी। अब पहली बात बेटा ये देखो कि एरर क्या चीज है। ठीक है, एरर जो है ये इट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वैल्यू ऑफ जी आपने निकालनी है। कितनी होती वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ? 9.8 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती बेटा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक स्टूडेंट वैल्यू मालूम कर लेता है, मसलन अगर जी की वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप में से कोई स्टूडेंट इसकी वैल्यू मालूम कर लेता है किसी एक्सपेरिमेंट के जरिए 9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्चुअल वैल्यू थी और ये मेजर्ड वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो फर्क आया है उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? एरर। तो एरर फिर क्या हुआ? क्या डिफाइन करेंगे हम एरर को? इट इज द डिफरेंस between the measured value and the actual value। measured value और actual value के दरमियान जो डिफरेंस है is called an error। समझ आ गई बात? द डिफरेंस बिटवीन किसमें फर्क? मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में जो फर्क है उसको क्या कहते हैं? उसको बेटा क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। अब एरर की क्या वजूहात हो सकती हैं कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ एरर्स? तो एरर किस वजह से हो सकता है, यह सवाल है कि किस वजह से जो एरर है वो आपकी मेजर्ड वैल्यू में हो सकता है। नंबर 1 लें जी, रीजंस आर कॉजेज ऑफ एन एरर। एरर की क्या वजूहात हो सकती हैं? एरर की क्या वजूहात हो सकती हैं जी? नंबर 1 लें जी। नंबर 1 क्या है? आप तजर्बाकार ना हो, इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन कि आप बेटा तजर्बाकार ना हो, यानी तजर्बाकार ना हो आप, एक्सपीरियंस आपका ना हो। जब आप मेजरमेंट ले रहे हों, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, तो आप एक्सपीरियंस का तो कोई नेम और बदल नहीं होता, तो इसलिए तजर्बाकार होना। तजर्बाकार अगर आप नहीं हैं तो हो सकता है कि आप जो वैल्यू मेजर करें उसमें गड़बड़ हो। ठीक है। दूसरी बेटा बात क्या है? इन अप्रोप्रिएट मेथड, यानी आपका रीडिंग लेने का तरीका ठीक ना हो। पहले इन एक्सपीरियंस ऑफ ना तजर्बाकारी हो सकती है, आप ना तजर्बाकार नहीं, एक शख्स ना तजर्बाकार हो सकता है। दूसरा गैर मुनासिब तरीका, यानी रीडिंग लेने का तरीका ठीक ना हो, इस वजह से भी एरर हो सकता है। तो कितनी वजूहात हो गई? 2। कौन कौन सी? इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन और इनअप्रोप्रिएट मेथड। तीसरी वजह जो एरर की हो सकती है बेटा वो कौन सी है? कि आप जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ले रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ हो, यानी फॉल्टी अपरेटस। उसमें क्या हो? फॉल्टी अपरेटस। जैसे आपको याद होगा कि अगर आपने वर्नियर कैलिपर से
कोई रीडिंग ली हो या स्क्रू गेज से कोई रीडिंग ली हो, तो उनमें जीरो एरर आपने पढ़ा होगा। तो वो जो जीरो एरर है वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक फॉल्ट है जिसकी वजह से एरर पैदा होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यानी फॉल्टी अपरेटस, अपरेटस का मतलब इंस्ट्रूमेंट जिससे आपने रीडिंग लेनी है। वैसे तो अपरेटस का लफ्जी मतलब क्या होता है? सामान। तो कौन सा सामान? जिससे आप रीडिंग ले रहे हैं। ठीक होगी बात? अच्छा, और फॉल्ट का मतलब क्या होता है? नक्स, यानी उस इंस्ट्रूमेंट में कोई नक्स हो जिससे आप मेजरमेंट ले रहे हैं। तो कौन सी बात? पहली बात आपने याद कर ली, नंबर 1 कि एरर क्या है। एरर क्या है कि मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू भी कह सकते हैं। कौन सी वैल्यू कह देते हैं? ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। अगर किताबों में या कहीं आपको ये एक्चुअल वैल्यू की बजाय ट्रू वैल्यू आ जाए तो फिर भी बात सही है। यानी एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू के दरमियान जो फर्क है, दैट इज कॉल्ड एन एरर। उसे क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। और एरर किस वजह से हो सकता है? बताइए जी, किस वजह से एरर हो सकता है? नंबर 1 कि आप गैर तजर्बाकार हूं, ना तजर्बाकार हूं। नंबर 2, आपका रीडिंग लेने का तरीका ठीक ना हो, गैर मुनासिब तरीका, इनअप्रोप्रिएट मेथड। और तीसरी कौन सी है कि आप जिस अपरेटस से, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप वैल्यू ले रहे हैं वो उसमें कोई फॉल्ट हो। ठीक होगी बात? तो इतनी बात समझ में आ गई कि एरर क्या होता है और फिर एरर की मेन कॉजेज क्या है। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ एन एरर, वो समझ आ गई बात। अब आ जाते हैं जी अनसर्टनिटी पर। अनसर्टनिटी बेटा क्या है? अनसर्टनिटी बेसिकली ये है कि बाज़ औक़ात ये क्या होता है कि आपने एक रीडिंग ली, ठीक है, यानी आप तजर्बाकार भी बड़े हैं, ठीक है, आपके रीडिंग लेने का तरीका भी ठीक है और अपरेटस में भी कोई नक्स नहीं है, लेकिन फिर भी एक दिमाग में एक कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, दरमियान आपकी एक फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं कि रीडिंग अभी भी कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ जरूर है। मसलन वो गड़बड़ फिर कहां से आती है? मसलन आप कहते हैं अच्छा जी ये मैंने, आप बड़े तजर्बाकार हैं, रीडिंग लेने का तरीका भी ठीक है, अपरेटस में भी कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या हो, आप साथ वाले से पूछ रहे हो कि यार ये बताना ये 3.5 सेंटीमीटर है या 3.4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या है? क्या आपकी निगाह ठीक ना हो? यानी आप तजर्बाकार बड़े हों, तजर्बाकार आप बहुत ज्यादा हूं, रीडिंग लेने का तरीका भी ठीक हो, अपरेटस में भी कोई मसला ना हो, लेकिन किसमें मसला हो? बताओ जी, आपकी निगाह ठीक ना हो, यानी ह्यूमन इंपरफेक्शन, इंसानी नक्स हो। ह्यूमन इंपरफेक्शन का क्या मतलब है? इंसानी नक्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो जो फीलिंग्स हैं जिनकी वजह से अनसर्टनिटी क्रिएट हो सकती है, वो जो फीलिंग है जिनकी वजह से एरर आप अपने दिमाग में आपके एक आप समझेंगे कि आप फील आ रहा हो कि नहीं जी रीडिंग मेरी जो है ना इसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ है। तो पहले तो मसला ये है आपको याद करवाने के लिए कि अनसर्टनिटी की डेफिनेशन हम क्या करेंगे। तो अनसर्टनिटी बेटा इट इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन होगी? डिफाइंड एज द रेंज ऑफ एक खास रेंज, किसकी? ट्रू वैल्यूज की। तो एक खास रेंज बेटा, द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, द रेंज ऑफ possible values within which क्या होगा? ट्रू वैल्यू within which the measurement of true value या एक्चुअल वैल्यू
लाइज। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब है? मसलन एक काम में करते हैं जी, लेकिन आपने जी की वैल्यू निकालते हैं। जी की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं कि 9.80 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो प्लस माइनस लिखा है, दिस इज एन अनसर्टेनिटी, दिस इज एन अनसर्टेनिटी। क्या मतलब है इसका? 0.02 लिख लें। क्या मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है ये 9.02 इसमें ऐड करें तो क्या आ जाएगा 0.82, और 0.02 इसमें से माइनस करें तो क्या आएगा 0.78। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आपने मापी है, ये इसकी जो रेंज है वो 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लेकर 9.82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के दरमियान में है। तो ये जो रेंज बताई है, जो रेंज है पॉसिबल वैल्यूज की, विद इन विच, जिसके अंदर, तो अनसर्टेनिटी फिर क्या हुई? अनसर्टेनिटी बेटा क्या हुई? इट इज डिफाइंड एज द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज विद इन विच, जिसके अंदर या जिसके दरमियान द मेजरमेंट ऑफ ट्रू वैल्यू लाइज, कि जो ट्रू वैल्यू की जो मेजरमेंट है वो लाई करती है। द मेजरमेंट ऑफ ट्रू वैल्यू, मेजरमेंट ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, विद इन विच द ट्रू वैल्यू लाइज, ये भी कोई वैसा मसला नहीं है। तो मतलब मैंने आपको समझाया कि ये ट्रू वैल्यू है, ये उसमें अनसर्टेनिटी है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपने मेजरमेंट ली है ये 9.78 से लेकर 9.82 के दरमियान कोई भी हो सकती है, और इसमें ये जो चीज है 0.02, ये क्या आई है? ये अनसर्टेनिटी है। अब अनसर्टेनिटी मैंने कहा क्यों पैदा हो सकती है? नंबर 1, अनसर्टेनिटी बेटा क्यों पैदा हो सकती है? नहीं, नंबर 1 किस वजह से अनसर्टेनिटी पैदा होती है? अभी मैंने आपको शुरू में बताया, क्या बताया था? बताओ कि आपके रीडिंग लेने का तरीका भी ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर्स में भी कोई मसला नहीं है, तजर्बाकार भी आप बड़े हैं, लेकिन आपकी निगाह ठीक नहीं है। इस वजह से भी आपको फीलिंग आ सकती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इस वजह से पहली वजह, द कॉजेज ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी की जो कॉजेज हैं, कॉजेज ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी की जो कॉजेज हैं वो क्या है? नंबर एक बेटा क्या है जी? बताइए। ह्यूमन imperfections, ह्यूमन imperfection का मतलब इंसानी नकायस हो सकते हैं जी, आपकी निगाह वगैरह ठीक ना हो। नंबर दो जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट हो सकती है, वो कौन सी है जी? नंबर 2 कि ये सारी चीजें ठीक होने के बावजूद क्या हो? अगर हवा चल पड़े, टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट के दौरान बदल जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए, हवा का रुख दाएं से बाएं था, बाएं से दाएं हो जाए, तो फिर भी आपकी वैल्यूज चेंज होने का खदशा हो सकता है। तो वो कौन सा है जी? दूसरी बेटा कौन सी वैल्यू है? नेचुरल वेरिएशंस, यानी कुदरती तौर पर कौन सी तब्दीलियां आ सकती हैं, यानी कोई तब्दीलियां आ सकती हैं कुदरती तौर पर। एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर बढ़ सकता है, हवा का रुख बदल सकता है, प्रेशर कम या ज्यादा हो सकता है। तो ये सारी जिनका आप पे कोई इख्तियार नहीं है, इनकी वजह से एक मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है। अनसर्टेनिटी भी एक एरर है, ये याद रखना है। अनसर्टेनिटी एन एरर, अनसर्टेनिटी इज एन एरर। लेकिन अनसर्टेनिटी की क्या वजूहत हो सकती हैं? ह्यूमन इंपरफेक्शंस हो सकती हैं, यानी निगाह वगैरह आपकी ठीक ना हो, और नेचुरल वेरिएशन आ सकती है। और तीसरी बात बेटा बड़ी अहम है, तीसरी बात अनसर्टेनिटी की वजह जो हो सकती है वो कौन सी है? नंबर 1 जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, क्या मतलब है इसका बेटा? मतलब ये है
कि देखें, दो एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा कि फर्ज करें आपने मीटर रॉड से एक लेंथ मापी, आपने यही है, फर्ज करें ये है, इसकी आप लेंथ मापते हैं किससे? मीटर रॉड से। आप कहते हैं फटाफट, ये कहते हैं सर 3.2 सेंटीमीटर है सर, बिल्कुल ठीक है। एक स्टूडेंट कहता है सर इसके 3.2 सेंटीमीटर तो है, लेकिन हो सकता है इससे थोड़ी सी ज्यादा हो। वो जो थोड़ी सी ज्यादा है वो कौन मापेगा? वर्नियर कैलिपर। अच्छा, हो सकता है इससे भी थोड़ी सी ज्यादा हो, लो जी 3.253 सेंटीमीटर। ये किसने मापी? बताइए, ये किसने मापी? स्क्रू गेज ने। इसका मतलब है ये मीटर रॉड ने मापी, ये वर्नियर कैलिपर ने मापी, ये स्क्रू गेज ने मापी। इसका मतलब है हर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट है, उससे आगे वो मेजरमेंट नहीं माप सकता। मसलन मीटर रॉड की क्या लिमिट है, क्या हद है कि वो डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट तक जा सकता है इन सेंटीमीटर। इसी तरह से वर्नियर कैलिपर 2 डेसिमल पॉइंट तक जा सकता है और स्क्रू गेज 3 डेसिमल पॉइंट से। इससे भी आगे अगर जाना हो तो फिर हमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर की जरूरत पड़ेगी, वो हम चैप्टर नंबर 9 में जाकर पढ़ेंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आप फर्ज करें घर में बैठकर अपनी तस्वीर बनाते हैं, आप कहते हैं अच्छा ये जो मेरी तस्वीर है ना, वो इससे बेहतर हो सकती थी अगर मेरे पास जो कैमरा है मोबाइल कैमरे की बजाय कोई DSLR कैमरा होता। फिर आप उससे तस्वीर लेते, आप कहते नहीं इससे भी अच्छी तस्वीर हो सकती थी अगर मेरे पास इससे भी अच्छा कैमरा होता। तो इसका मतलब है हर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट है, उससे आगे वो मेजरमेंट नहीं ले सकता। तो ये जो आपके अंदर एक फीलिंग्स आई हैं कि इससे अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो सकता, इससे अच्छा होता, उससे अच्छा होता, तो फिर इसका मतलब है कि जो मैंने यही तो कहा है कि जो फीलिंग्स जब आपके अंदर क्रिएट हो जाए कि नहीं जी कुछ ना कुछ इससे अच्छा हो सकता था, तो वही क्या है? अनसर्टनिटी है। वही क्या है? अनसर्टनिटी है। तो अनसर्टनिटी जो है उसकी भी 3 वजूहात हैं, एरर की भी 3 वजूहात हैं। तो क्या बेटा वजूहात हैं अनसर्टनिटी की? ह्यूमन इंपरफेक्शंस हो सकती हैं और नेचुरल वेरिएशन आ सकती हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान। और क्या होगा? हर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट है, हद है, उससे आगे वो मेजर आपको अच्छी वैल्यू नहीं दे सकता। क्लियर होगी बात? अब आपने और फिर मैंने आपसे कहा कि अनसर्टनिटी भी एक एरर ही है। क्या है? एरर ही है। तो बेसिकली एरर की 2 टाइप्स हैं जी, जो कि हमने अब पढ़नी है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एन एरर। एरर की जो है वो कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एन एरर। ठीक है, 2 इसमें टाइप्स हैं एरर की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एन एरर। पहली टाइप कौन सी है? नंबर 1 पहली है जी रैंडम एरर। क्या है बेटा? रैंडम एरर। रैंडम एरर पहली बात आपने याद रखनी है कि रिपीटेड मेजरमेंट्स के अंदर आता है। क्या आता है? मसलन अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपने देखा हुआ है जी, क्या देखा हुआ है? नजर आ रहा है जी? बिल्कुल ठीक है। आपको बेटा नजर आ रहा है? क्योंकि सलमान बेटा नजर आ रहा है? हाँ जी ठीक है, वेरी गुड, ओके। अब ये देखो बेटा, ये हमारे पास पेंडुलम है, ठीक है, आपने मैट्रिक में इसे देखा होगा। अब मैं इसको यहां से छोड़ता हूं। जब मैं इसको यहां से छोड़ूंगा, साथ ही इसका टाइम पीरियड अगर निकालना हो तो क्या करते हैं? साथ ही स्टॉप वॉच चला देते हैं, ऐसे है ना। लो जी, एक वाइब्रेशन मुकम्मल हो गया, इसको दोबारा हमने पकड़ लिया। लो दोबारा छोड़ो, लो जी पकड़ लिया। अब मैं जब इसको छोड़ू ना तो क्या करूं? साथ ही स्टॉप वॉच दबा दे। लो जी स्टॉप वॉच दबा देते हैं। लो जी दोबारा फिर करें, फिर करें। अब 3 दफा मैंने किया, स्टॉप वॉच पे रिजल्ट आया डिफरेंट। क्यों रिजल्ट डिफरेंट आया? हो सकता है यानी एक दफा, पहली दफा फर्ज करें, पहली दफा टाइम आया 2.52 सेकेंड, चलो 2.5 सेकेंड। दूसरी दफा आ गया 2.4 सेकेंड, तीसरी दफा आ गया 2.3 सेकेंड। क्या मतलब हुआ? हो सकता है कि आप स्टॉपवॉच पहले चला देते हो और
पेंडुलम बाद में छोड़ते हो। क्या वजह हो सकती है इसकी, डिफरेंट क्यों आ रहा है टाइम? तो पहले जरा देखें कि रैंडम एरर क्या है। पहली बात जो आपने पले बांध लेनी है और भूलना नहीं है कि रैंडम एरर हमेशा किन में होता है? रिपीटेड मेजरमेंट्स के अंदर होता है। किन के अंदर होता है? रिपीटेड मेजरमेंट्स के अंदर होता है। फिर दोबारा याद करें, 3 दफा याद करें तो बंदा कबूल कर लेता है। जी बताएं, किन के अंदर होता है? रिपीटेड मेजरमेंट्स के अंदर होता है। पक्की बात है। अब देखो, रैंडम एरर अकर्स when repeated measurements give different values, when repeated measurements give different values under the same conditions। कंडीशन बेटा सेम होनी चाहिए। क्या मतलब है कंडीशन सेम होने का? अभी मैं चले लिख ले, फिर मैं समझाता हूं आपको, फिर ये सारी बातें क्लियर करते हैं। रैंडम एरर said to be occur, ठीक है, said to be occur when repeated measurements give different values of a physical quantity under the same conditions। अंडर दी सेम कंडीशन। लो जी, रैंडम एरर कब होगा बताओ? जब रिपीटेड मेजरमेंट्स, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी की आपने कौन सी मेजरमेंट ली? रिपीटेड मेजरमेंट्स ली ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक दफा आपने टाइम पीरियड निकाला, वो कितना आया? 2.5, दूसरी दफा कितना आया? 2.4, तीसरी दफा कितना आया? 2.3। तो ये जो डिफरेंट वैल्यूज आई हैं फिजिकल क्वांटिटी की, आपने एक मेजरमेंट को बार बार दोहराया लेकिन रिजल्ट डिफरेंट आया। रिजल्ट डिफरेंट आने की क्या पहली बात मैं अभी समझाता हूं। ये देखो कि अंडर दी सेम कंडीशंस का क्या मतलब है? सेम कंडीशन का मतलब है कि अगर आप पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल रहे हैं तो इसकी लेंथ को आपने चेंज नहीं करना, लेंथ बेटा चेंज ना हो। बात समझ में आ रही? ये मतलब है कि कंडीशन जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, क्या डेफिनेशन हुई पहले याद कर ली कि रैंडम एरर इज सेड टू बी अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स गिव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी under the same conditions। that type of error is called random error। अब बताइए जी, इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? कॉज बेटा क्या हो सकती है? कॉज क्या हो सकती है? कॉज नहीं पता चल सकता जी हमें। यानी मैंने कहा कि हो सकता है कि हम स्टॉप वॉच पहले चला देते हूं, पेंडुलम बाद में छोड़ते हूं। हो सकता है पेंडुलम साहब पहले आ चुके हूं, स्टॉप वॉच बाद में हम बंद करते हूं। तो इसकी जो रीजन है वो अननोन है। इट इज ड्यू टू सम अननोन कॉजेज। तो अननोन लें जी, अननोन कॉज कि हमें वजह का कोई पता नहीं है, तो रीजन क्या हो सकती है? अननोन है। तीसरी बात कि रेमेडी कैसे हो सकती है? हाउ वी कैन रिड्यूस दिस। रेमेडी कह लें या रिडक्शन कह लें कि हम इस एरर को कम कैसे कर सकते हैं। तो कम कैसे करेंगे जी? हम क्या करेंगे? सेवरल वैल्यूज लेंगे इसकी। मसलन इसको यहां से छोड़ दें, लो ये 1 2 3 यानी 10-20 वाइब्रेशंस लेंगे और 10 वाइब्रेशन का क्या कर लेंगे? एवरेज निकाल लेंगे। सो इसकी बेटा कैसे इसको किया जाता है, कम किया जाता है? वी विल टेक दी बाय टेकिंग दी एवरेज, बाय टेकिंग दी एवरेज ऑफ सेवरल वैल्यूज, एवरेज ऑफ सेवरल वैल्यूज। लो जी, बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ सेवरल वैल्यूज। बताएं जी, रैंडम एरर क्या होता है? बताइए। रिपीटेड मेजरमेंट्स में होता है। इफ रिपीटेड मेजरमेंट्स गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, देन द एरर इज सेड टू बी, कौन सा एरर होगा? रैंडम। दूसरी बात, ये किस वजह से हो सकता है? इसकी कोई रीजन हमें पता नहीं है। दिस इज ड्यू टू सम अननोन कॉज।
ठीक है। और तीसरी बात कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, हाउ वी कैन रिड्यूस दिस एन एरर, तो कैसे कम कर सकते हैं जी, बाय टेकिंग दी एवरेज ऑफ सेवरल वैल्यूज। क्लियर। अब ये हमारा जो दूसरा टाइप ऑफ एरर है, दूसरा एरर जो है वो कौन सा है जी, वो है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर। लो ये सिस्टमैटिक एरर जो है, जैसे नाम से जाहिर है, सिस्टम के अंदर है। किसके अंदर है, सिस्टम के अंदर है। बताइए जी, किसके अंदर है बेटा, सिस्टम के अंदर। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें। ऐसा एरर जो तमाम मेजरमेंट्स के ऊपर एक जैसा असरअंदाज हो, उसे सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। सो दैट एरर which influences all the measurements of a physical quantity, या all the measurements equally, इतना भी ठीक है, is called सिस्टमैटिक एरर। कि जी क्या बनेगा, ऐसा एरर जो इन्फ्लुएंस करे, जो असरअंदाज हो तमाम मेजरमेंट्स के ऊपर, एक जैसा असरअंदाज हो। अब इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब समझाते हैं आपको। पहले तो डेफिनेशन याद कर लें। ऐसा एरर जो तमाम मेजरमेंट्स के ऊपर एक जैसा असरअंदाज हो, उसे क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर। ठीक है। अब इसका मतलब समझाता हूं। अब ये कौन सा एरर वैसे कौन सा हो सकता है, बताइए जी। फॉर एग्जांपल कौन सा एरर हो सकता है, जीरो एरर इज अ सिस्टमैटिक एरर। और कौन सा हो सकता है जी एरर, बताएं जी, और कौन सी वैल्यू हो सकती है, पुअर कैलिब्रेशन। अभी समझाता हूं, इसका मतलब भी समझाता हूं। पुअर कैलिब्रेशन। तीसरा क्या है, इनकरेक्ट मार्किंग। ये जरा समझिएगा। देखो, आपने वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किया या नहीं, चलें, वेरी गुड, आपने किया हुआ है। 9th में 10th में आपने वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किया हुआ, 9th में आपके सिलेबस में है। अच्छा, जीरो एरर, फर्ज करें आपको कहा जाए कि जी आपने एक मेजरमेंट ली है 5.62 सेंटीमीटर, और इसमें जो जीरो एरर है वो प्लस यानी पॉजिटिव जीरो एरर है, कितना है जी, लेट्स से 0.2 सेंटीमीटर। लो जी, फर्ज कर लेते, ये आपने वैल्यू मेजर की, इसमें वर्नियर कैलिपर से, और वर्नियर कैलिपर में क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर है, कितना, 0.2। अगर पॉजिटिव जीरो एरर होता है तो हम अपनी मेजरमेंट में क्या करते हैं, इतना माइनस कर देते हैं, यानी इतना माइनस करें जी 0.20 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.20 सेंटीमीटर, तो हमारा एक्चुअल रिजल्ट क्या आ गया, 4। अगर जीरो एरर पॉजिटिव हो तो फिर उसको फाइनल रिजल्ट से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी 5.62 सेंटीमीटर। आपने इसमें इतना माइनस कर दिया तो क्या जवाब आ गया, 5.40 सेंटीमीटर। लो, ये एक्चुअल वैल्यू आ गई। लेकिन अगर आप ये देखो, अगर आपकी वैल्यू है, कोई वैल्यू और है, 4.32 सेंटीमीटर है, आप उसमें से भी तो इतना ही माइनस करेंगे ना। तो जो भी वैल्यू आपकी आएगी, आप उसमें से हमेशा इतना ही माइनस करेंगे। तो इसका मतलब है ये तमाम मेजरमेंट्स के ऊपर क्या हो रहा है, एक जैसा असरअंदाज हो रहा है। तो ऐसा एरर जो तमाम मेजरमेंट्स के ऊपर एक जैसा असरअंदाज हो, उस एरर को क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर। जीरो एरर भी एक सिस्टमैटिक एरर है। और बताइए जी, और किस वजह से ये कॉजेज हैं, इसकी कॉजेज हैं, किस वजह से सिस्टमैटिक एरर हो सकता है, जीरो एरर की वजह से हो सकता है। और क्या है, पुअर कैलिब्रेशन। पुअर कैलिब्रेशन का मतलब होता है आपने
अपने इंस्ट्रूमेंट को एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करना है। मसलन आपने मीटर बनाना है जी, आपकी कपड़े की दुकान है, आपने मीटर बनाना है। अब आप मीटर बनाने चले गए, कहां चले गए? पेरिस में, ठीक है। वहां पेरिस में एक स्टैंडर्ड मीटर पड़ा हुआ है ना। लो जी, स्टैंडर्ड मीटर वहां जो पड़ा हुआ है वो ये है, लेट्स से ये है प्लाटिनियम रेडियम का एक सिलेंडर है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी लेंथ 1 मीटर मानी हुई है। ये स्टैंडर्ड मीटर है जी। अब आपकी कपड़े की दुकान है और जहनियत भी कौन सी है? पाकिस्तानी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? अपना मीटर बनाने लगे हैं। ले जी, इसके साथ आपने करना है कंपेयर। लो जी, कंपेयर किया, आपने कहना चलो इतना ही रहने दो, ठीक है। तो थोड़ा सा रह गया छोटा, तो आपने कैलिब्रेशन सही की है। कैलिब्रेशन का मतलब कंपैरिजन, ठीक है। आपने जो इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं उसको जब स्टैंडर्ड से आपने कंपेयर भी करना होता है कि मैंने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है ये सही भी है कि नहीं। तो आपने जब कंपैरिजन किया उसमें रहेगी गड़बड़। तो जब आपकी कैलिब्रेशन हो गई पुअर, कंपैरिजन हो गया पुअर, तो फिर क्या हुआ? इसका मतलब है उस इंस्ट्रूमेंट में मामला गड़बड़ हो गए ना, कि नहीं हुए? बिल्कुल हो गए। तो इस वजह से कौन सा एरर हो सकता है? कौन सा एरर? सिस्टमैटिक एरर हो सकता है। और दूसरी, आप इनकरेक्ट मार्किंग, आप निशान ही सही ना लगा सके। मसलन एक ये मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, ये मीटर है जी, लेट से स्टैंडर्ड मीटर है, ठीक है। आपने ये निशान लगाने लें जी, इसके सामने 0, इसके सामने 1, इसके सामने। तो आप अगर इनको अगर गड़बड़ कर दें, आगे पीछे कर दें, तो इसका मतलब है फिर भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या हो गई? मामला गड़बड़ हो गए ना। तो इनकरेक्ट मार्किंग की वजह से सिस्टमैटिक एरर हो सकता है, जीरो एरर की वजह से हो सकता है, और किस वजह से हो सकता है? तीसरी कौन सी रीजन है बताएं जी? पुअर कैलिब्रेशन की वजह से हो सकता है। कैलिब्रेशन का क्या मतलब है? कंपैरिजन। एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ इस इंस्ट्रूमेंट को जिससे आपने मेजरमेंट ली है उसको अगर कैलिब्रेशन सही नहीं हुई, कंपैरिजन सही नहीं हुआ, तो जो फिर इसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में है उसमें गड़बड़ जरूर है। क्लियर? अच्छा, अब इसको हम सिस्टमैटिक एरर को कैसे कम कर सकते हैं? हम अपनी कैलिब्रेशन सही कर लें। क्या मतलब है? कि वी विल कंपेयर आर इंस्ट्रूमेंट, जिससे आपने इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट ली है उसको क्या कर लें? एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर कर लें। सो वी विल कंपेयर आर इंस्ट्रूमेंट विद द स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो इस कंपैरिजन से हम इस सिस्टमैटिक एरर को कम कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं जी? दूसरा क्या कर सकते हैं? कोई आप एक करेक्शन फैक्टर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? करेक्शन फैक्टर। मतलब करेक्शन फैक्टर का मतलब क्या भी मैंने लगाया कि जीरो एरर इतना है, लेकिन अब हम जो भी इस इंस्ट्रूमेंट से, इस वर्नियर कैलिपर से जो भी मेजरमेंट लेंगे उसमें हम एंड रिजल्ट से इतना माइनस कर देंगे या इतना प्लस कर देंगे। तो इसे क्या बोलते हैं? करेक्शन फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? करेक्शन फैक्टर। तो अब दोबारा जरा सुन लें, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? ऐसा एरर जो तमाम मेजरमेंट्स के ऊपर एक जैसा असरअंदाज होता है। नंबर 1, ये किस वजह से हो सकता है? जीरो एरर की वजह से हो सकता है, पुअर कैलिब्रेशन की वजह से हो सकता है, और इनकरेक्ट मार्किंग की, मार्किंग का मतलब निशान लगाना, गलत निशान लगाने की वजह से हो सकता है। तो अब हम इसे दूर कैसे कर सकते हैं? हम कैलिब्रेशन ठीक कर लें, या हम अपने जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें खराबी है, जिसमें सिस्टमैटिक एरर है, उसको किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर कर लें, या फिर क्या और कैसे कर सकते हैं? कोई करेक्शन फैक्टर लगा दें, जैसे मैंने जीरो एरर की सूरत में आपको बताया। तो आज आपने क्या पढ़ा है? एरर्स और अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ा है। एरर क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान फर्क को कहते हैं। एरर कितनी किस्मों के होते हैं? सिस्टमैटिक एरर होता है और रैंडम एरर होता है। रैंडम एरर किस में होता है? रिपीटेड मेजरमेंट्स के अंदर होता है। सिस्टमैटिक एरर किस में होता है? सिस्टमैटिक एरर में इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है। सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर को कैसे दूर कर सकते हैं? बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ सेवरल वैल्यूज। सिस्टमैटिक एरर को कैसे दूर कर सकते हैं? बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद द स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट।
बात समझ में आ गई? आपने बुक भी निकालनी है, बुक से भी ये बातें अंडरलाइन करके वहां से भी एक दफा जरूर पढ़ना है। आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट अगेन टुमारो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।